तीन मेन चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। पहला, जेपीएससी का बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से वो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। दूसरा, कि जेपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। और तीसरा, कि जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में सिलेबस को कैसे समझें और यह सिलेबस क्या है। और उसको मैं थोड़ा सा टेक्निक भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं वन बाय वन, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा रहेगा। किसी भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो उसको तोड़ तोड़ के कैसे हम लोग छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में एक एक करके ख़त्म कर सकते हैं। तो पहला चीज़ जो हमने डिस्कस करना है आज वो है कि जेपीएससी का बैकग्राउंड क्या है और जेपीएससी एग्ज़ाम कैसे लेती है। तो ये जेपीएससी का वेबसाइट है, मैं बोर्ड पे चलता हूँ और समझते हैं हम लोग। देखिए, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टाफ का जब रिक्वायरमेंट होता है, तो एक संस्था है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। ये संस्था क्या है? गवर्नमेंट का अपना डिपार्टमेंट है जो अपने स्टाफ की देखरेख करता है। तो इसको पता होता है कि हमको कितना रिक्वायरमेंट चाहिए, कितना वैकेंसी चाहिए। तो ये वैकेंसी निकालते हैं और दायित्व दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप अच्छे अच्छे जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं उनको चुन करके लेकर के आइए। तो डिज़र्विंग कैंडिडेट कैसे पता चलेगा कि कौन है? क्योंकि राज्य का जनसंख्या बहुत बड़ा है या फिर पूरे देश का जनसंख्या बहुत बड़ा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या राज्य के गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये डिज़र्विंग कैंडिडेट है? उसको टेस्ट करना ज़रूरी है। तो उसके लिए दो संस्थाएं सेंट्रल लेवल पे और दो संस्थाएं स्टेट लेवल पे काम करती हैं, जो कि डिज़र्विंग कैंडिडेट को खोज के लाती हैं, उसको अच्छे तरीके से ठोक बजा करके पूरा परीक्षण करके तब उसको रिकमेंड करती हैं कि हाँ देखिए, हमने चुन लिया है वैसा कैंडिडेट जिसका आपको रिक्वायरमेंट है। तो सेंट्रल लेवल पे ये काम करती है। पहला है सेंट्रल लेवल और दूसरा है राज्य का लेवल, स्टेट लेवल। तो सेंट्रल लेवल पे दो संस्थाएं ऐसी हैं जो इस तरह के स्टाफ को हायरिंग करेगी। पहला जो संस्था है वो है यूपीएससी और दूसरा जो संस्था है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी। यूपीएससी किस तरह के लोगों का रिक्वायरमेंट करेगी? यूपीएससी जो ए क्लास के ऑफिसर हैं, जैसे वैकेंसी निकलेगा तो उसमें कुछ ए क्लास के लोगों का ज़रूरत होगा और कुछ जूनियर लेवल के ऑफिसर्स का ज़रूरत होगा, बी क्लास के लोगों का, क्लरिकल जॉब के लिए या अन्य तरह के जॉब के लिए। सब क्लरिकल ही नहीं है, और भी अन्य तरह का जॉब है। तो यूपीएससी क्या करेगी? ए क्लास के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। ये एक नोटिफिकेशन निकाल करके एग्ज़ाम लेगी। उस एग्ज़ाम में जितने एस्पिरेंट आएंगे उनको अच्छी तरीके से टेस्ट करेगी, ज़बरदस्त इंटरव्यू वगैरह लेगी और फिर रेकमेंड कर देगी कि देखिए ये 700 से लेकर के जो 1000 बच्चे हैं, जितने लोगों का सीट होगा, इतने बच्चों का हमने सिलेक्शन किया, ठीक तरीके से इनको चेक किया है और ये सारे लोग आईएएस बनने के लिए, आईआरएस बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए या आईपीएस बनने के लिए सक्षम है। इनमें से जितना को आपको चुनना है चुन लीजिए। तो यूपीएससी याद रखिएगा सिर्फ रिकमेंडेशन देती है, वो फाइनल सिलेक्शन नहीं करती। फाइनल सिलेक्शन वो डीओपीटी का काम है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट उसको हैंडल करेगी। उसी तरह जो जूनियर लेवल का सिलेक्शन होगा एसएससी करेगी उसको। राज्य के स्तर पे वो दो संस्था क्या है, अगर झारखंड के एग्जाम्पल ले तो जेपीएससी और जेएसएससी। यहां भी वही मामला है। जेपीएससी क्या करेगी? जो राज्य के लेवल पे ए क्लास के जो ऑफिसर्स हैं उनको सेलेक्ट करेगी, जो कि आपका डीवाईएसपी, एसडीएम, सुपरिटेंडेंट, जेल सुपरिटेंडेंट, ये सब लोग बनेंगे। और जेएसएससी क्या करेगी? उसी में जो क्लरिकल काम है, जो जूनियर, जो ग्रेड बी लेवल का जो जॉब है, उसके लिए हायरिंग करेगी। तो जो कि झारखंड का अनफॉर्चुनेट है, दोनों ही वैकेंसी नहीं आ रहा है ठीक तरीके से, और जेपीएससी हर बार कुछ ना कुछ मामले में फंसा ही रहता है, जेएसएससी भी। तो खैर राज्यों में जेपीएससी ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे सारा दिक्कत हो रहा है, बाकी भी जितने राज्य हैं वहाँ उसी तरीके का खेल होता है ना। यूपीएससी अपना एग्ज़ाम टाइम पे लेती है, सही तरीके से कैलेंडर निकालती है, टस से मस नहीं होता है इसका एग्ज़ाम अपने कैलेंडर से। जो डेट निकालती है उसी डेट पे एग्ज़ाम होता है। एक्सेप्शन इसमें भी है, अगर कोरोना वगैरह आ गया है तो एग्ज़ाम पोस्टपोन भी करती है। एनीवे, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है, डीओपीटी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो ये था उसका बैकग्राउंड। अब आते हैं कि जेपीएससी कितने तरह का वैकेंसी लेके। जेपीएससी बहुत तरह का वैकेंसी निकालती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेपीएससी के वेबसाइट पे जाकर के कि कई तरीके का वैकेंसी निकालती है। आपको जो भी भरने का मन है उसमें भर दीजिए। सीडीपीओ है, इसमें सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर है,
असिस्टेंट इंजीनियर है, अकाउंट ऑफिसर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, जियोलॉजिस्ट, केमिस्ट, और 8वें नंबर पे यार आपको कंबाइंड सिविल सर्विसेज भी दिखाई देगा। जब नोटिफिकेशन आएगा उस समय उसका फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये तो हो गया जेपीएससी के बारे में पहला बात। दूसरा बात जो है जेपीएससी का सिलेबस क्या है। तो जेपीएससी के सिलेबस पे एक बार गौर करें तो आपको मैंने एक बार बताया था कि 1976 में जो कोठारी कमेटी आई थी उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था कि हम जो एग्ज़ाम है ना ये फेयर तरीके से लेने के लिए और ठीक तरीके से स्टूडेंट को परखने के लिए 3 स्टेज में लेंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो हर राज्य भी उसी को फॉलो करती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू लेती है। उसके बारे में मैंने एक जो पहले वीडियो गया हुआ है कि सिविल सर्विसेज में एग्ज़ाम का क्या है वो दिया हुआ है आपको। तो बेसिक सा ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है ना 3 स्टेजेस में होगा। पहला होगा प्रीलिम्स, दूसरा होगा मेंस और तीसरा होगा पर्सनालिटी टेस्ट। ये इंटरव्यू कम है, पर्सनालिटी टेस्ट ज़्यादा है जिसमें आपके पर्सनालिटी का असेसमेंट होगा। ठीक है, मेंस एंड प्रीलिम्स 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होगा और तीनों के लिए अपना अपना सिलेबस यूपीएससी हो या जेपीएससी हो निर्धारित करती है कि प्रीलिम्स का सिलेबस ऐसा है, मेंस का सिलेबस कुछ और होगा। पर्सनालिटी टेस्ट का भी एक तरह से सिलेबस होता है कि पर्सनालिटी टेस्ट में बता दिया जाता है पहले से कि हम किस तरह का प्रश्न आपसे पूछेंगे। इसमें कभी भी यह नहीं लिखता है कि मेंस में जो आपने बल्कि सिलेबस, बहुत बड़ा सा सिलेबस पढ़ा है, उससे हम सवाल पूछेंगे। नहीं, वो लिखता है कि सवाल जो है बेसिकली आपके पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए है, ना कि आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए है। चलिए, तो ये 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होगा। अब देखते हैं ये 3 स्टेजेस में किस तरह से क्या क्या होगा आपको। देखिए, पहले तो ये जो जेपीएससी का ओवरव्यू है, ये जो पेज मैं दिखा रहा हूँ, आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ये लिंक अगर आप टाइप करेंगे जेपीएससी फुल फॉर्म या जेपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न, तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। फिर भी हम लिंक इसको डाल देंगे यहाँ पे, जिससे आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। सारा जानकारी इस पेज में दिया हुआ है और उसी पेज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एग्ज़ाम पैटर्न। तो अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जेपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये सारे डिटेल दिए हुए हैं कि कौन कौन सा एग्ज़ाम लेता है जीपीएससी, जो आप जाकर के देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो वो सब कुछ। नोटिफिकेशन भी आपको मैं अलग से बता दूंगा, जब उसका आएगा नोटिफिकेशन तो उसको अलग से वीडियो बता करके समझा देंगे कि किस तरह से वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है और क्या क्या चीज़ें। अगर वो नहीं, आप वेट नहीं कर पा रहे हैं तो OTR से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी, फॉर्म कैसे भरे, वो सारा कुछ कैसे भरें, वेबसाइट पे ही दिया हुआ है, उसका लिंक भी आपको शेयर हो जाएगा। एनीवे, तो पहले चलते हैं, सबसे पहले इसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं, जेपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न। तो आप देखेंगे जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, सबसे पहले जो होगा जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2, ये 2 इसमें चीज़ें हैं। जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2, 200 नंबर का दोनों पेपर है और 2-2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सब्जेक्ट क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, तो डिटेल में मैं आपको नीचे सिलेबस दिखाऊंगा, लेकिन यहीं पे कुछ टॉपिक्स दिया, जैसे हिस्ट्री पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, इनसे इसमें क्वेश्चन आता है बेसिकली। मेंस में भी इन्हीं सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन MCQ बेस्ड होगा और वहाँ पे क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा, आपको लिखना पड़ेगा। अब आते हैं जेपीएससी का, ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न था। अब आते हैं मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न पे। तो मेंस का भी एग्ज़ाम पैटर्न कुछ वैसा ही है, जेपीएससी मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न। अब इसमें देखिए टोटल 6 पेपर है ना। मैं सबका सिलेबस आपको दिखाऊंगा वहाँ पे अलग से। पहला जो है पेपर 1, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश। ये किसी भी स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में आप देखेंगे तो पहला पेपर हमेशा लैंग्वेज का पेपर होता है। अक्सर नॉर्थ इंडियन एरियाज में, नॉर्थ इंडियन बेल्ट में आप रहेंगे तो हिंदी ही उसका पहला पेपर होता है। तो जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, और ये हमेशा क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुटता है, क्योंकि मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में कुछ अगर ये मेरिट लिस्ट में जोड़ेगा तो अनफेयर हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि जो बच्चे जिनका ग्रेजुएशन में इस तरह का वो लैंग्वेज लिटरेचर पढ़ते हैं वो इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो बच्चे टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं वो इसमें परफॉर्म नहीं कर पाएंगे उतना अच्छा से। तो ये पेपर सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आपको एक बेसिक लैंग्वेज का इंफॉर्मेशन पता हो, क्योंकि सिविल सर्विसेज के दुनिया में लैंग्वेज का ही खेल है। जो ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज होता है
उसको समझने के लिए, उसको बोलचाल में, अपने व्यवहार में लाने के लिए आपको लैंग्वेज पे थोड़ा कमांड होना ज़रूरी है, या एक बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए लैंग्वेज का। तो जब भी आप इसको देखेंगे तो ये 33% के आसपास रहता है कि इसमें 30% 33% ऐसा नंबर ले आइए, आप पास हो जाइएगा। 25% भी किसी किसी एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि 25% लाने से भी आप पास कर जाएंगे। तो बेसिक सा आपने ये एग्ज़ाम पास किया, अब आपका आगे का पेपर चेक होगा। इसमें फेल होने के बाद कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बाकी पेपर फिर धरे के धरे रह जाएगा। लैंग्वेज पेपर क्वालिफायर है, क्वालिफाई करना ज़रूरी है। जैसे प्रीलिम्स जो है ना, वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, मेरिट लिस्ट में कभी भी उसका नंबर नहीं ऐड किया जाएगा। तो क्वालिफाइंग जो एग्ज़ाम होता है उसमें पास होना बहुत ज़रूरी होता है, टॉप नहीं करना है, पास होना है। उसी तरह आपको इसमें क्वालिफाइंग जो एग्ज़ाम है लैंग्वेज पेपर का है, पहले हिंदी एंड इंग्लिश, इसमें नंबर ला करके पास हो जाना है बस। चलिए, पेपर 2 जो है, पेपर 2 है लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है। अब झारखंड में जो बोलने जाने वाली जो भाषाएं हैं उसमें से कोई आपको एक पेपर लेना होगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि कुरुख, खोटा, नागपुरी, कोई भी एक पेपर लेकर के एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, ये नंबर ऐड होगा। क्योंकि जाहिर सा बात है, अगर आप झारखंड में काम करने वाले हैं तो यहाँ का कोई ना कोई रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, है ना। नहीं आने से काम नहीं चलेगा। किसी भी स्टेट में जाएंगे तो उसके जो मेंस के एग्ज़ाम होगा तो उसका अपना रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, नहीं तो वहाँ कैसे काम करेंगे। क्योंकि एकदम गाँव का जो व्यक्ति होगा वो तो अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करेगा, और आप एज एन ऑफिसर अगर उससे इंग्लिश या हिंदी में बात करेंगे तो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से घुल मिल नहीं पाएंगे। तो रीजनल लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा, क्लास करना पड़ेगा। 150 नंबर का रीजनल लैंग्वेज, ये मार्क्स ऐड होता है, मतलब मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसमें ये ऐड हो जाएगा 150। अब है पेपर 3 जो हम लोग पढ़ रहे हैं। पेपर 3 के अंदर में भी कई पेपर है, जैसे एक तो हो गया हिस्ट्री, दूसरा हो गया ज्योग्राफी, तो इसको कहते हैं सोशल साइंसेस। ये भी 200 नंबर का होगा। इसका सिलेबस मैं आपको आगे दिखाता हूं कि क्या आएगा, किस तरह से उसमें पेपर आएगा। तीसरा जो पेपर है, चौथा जो पेपर है वो है पेपर 4, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो इसके अंदर पॉलिटी आएगा, इसके अंदर मान लीजिए थोड़ा सा गवर्नेंस का भी कंसेप्ट आएगा, इसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा सा आ जाएगा, और इस तरह का पेपर है। तो 200 मार्क्स इसका भी हो गया। 5th जो पेपर है, पेपर 5, वो है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी। ज्योग्राफी यहाँ गलती से लिख दिया है, वो 3rd वाले पेपर में है। तो इंडियन इकोनॉमी जो कि 200 नंबर का पेपर आएगा, उसके अंदर एग्रीकल्चर भी है, कोर इंडियन इकोनॉमी भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, उस तरह के सब्जेक्ट हैं जो आगे आपको देखने को मिलेगा। 6th जो है वो है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें एनवायरनमेंट भी है। तो 200 मार्क्स का ये भी पेपर होगा। अगर सबको जोड़ेंगे तो ये 950 होता है, 950 नंबर। तो रिटन में 950 मार्क्स आपका टोटल होगा। तो मेंस का ये है एग्जाम पैटर्न। और अगर आगे बढ़ें तो इंटरव्यू जो है आपका 100 नंबर का होता है। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा आपका। तो ये जो 100 मार्क्स है वो कुछ इस तरह से है कि इंटरव्यू जैसे देखिए, अगर आप उसमें लगभग 50 के आसपास भी नंबर लाएंगे और मेंस में ठीक ठाक नंबर है तो आपका क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू का मार्क्स मायने रखता है, लेकिन क्योंकि इंटरव्यू 100 ही नंबर का है, तो अगर 950 वाले नंबर में आप अच्छा ला रहे हैं नंबर, मतलब 55% के आसपास नंबर ले आ रहे हैं, तो इंटरव्यू में थोड़ा सा इधर उधर होने से भी चल जाएगा आपका। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में कोशिश करना है कि 50 से ज़्यादा ही नंबर आए। 20-10 नंबर आने से नहीं होगा, या 20 नंबर 25 नंबर, 10 तो नहीं देगा, लेकिन 20-25-30 नंबर एवरेज मार्किंग लाने से उसमें काम नहीं चलने वाला है। आपको मिनिमम कोशिश करना है, और ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इंटरव्यू जो है एक नेचुरल तरीके का व्यक्ति को सेलेक्ट करने के लिए बनाया गया है। मतलब जैसे आप बनावटी तरीके से अच्छा इंसान बन रहे हैं या बनावटी तरीके से एथिकल इंसान बन रहे हैं तो नहीं चलेगा वहाँ पे काम, क्योंकि वो जो बनावट है ना वो दिख जाएगा वहाँ पे। तो अगर कोई तजुर्बेकार आदमी आपका इंटरव्यू लेगा, तजुर्बेकार आदमी आपके पर्सनालिटी को जज करेगा, तो वैसा सवाल आपसे पूछेगा ना जिससे आपका ट्रू कैरेक्टर बाहर आएगा। और अगर आपका ट्रू कैरेक्टर बहुत आप डाउन टू अर्थ थोड़ा नहीं है, ज़मीन से जुड़े हुए नहीं है, तो आपका ये एग्ज़ाम में नहीं होने वाला है। क्योंकि बहुत होता है ना कि ट्रेनिंग लेकर के सीख करके आप एथिकली दिख तो सकते हैं, एथिकली बन नहीं पाएंगे, या फिर एक सही एक रैशनल पर्सन दिख तो जाएंगे लेकिन बन नहीं पाएंगे।
एक नॉन बायस्ड पर्सन दिखेंगे, बोलचाल में दिखेंगे, लेकिन नॉन बायस्ड पर्सन होंगे नहीं। तो इंटरव्यू उन्हीं सब चीज़ों के लिए बना हुआ है, पर्सनालिटी को असेसमेंट करने के लिए, जिसको आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे और जो ईमानदारी से सही सही जवाब देंगे तो आपका हो जाएगा। नेचुरल रहना है बिल्कुल। चलिए, तो ये था एग्जाम पैटर्न। अब आते हैं सिलेबस पे। तो प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो देखते हैं कैसा है। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है बेसिकली दैट इज समथिंग लाइक दिस। जेपीएससी प्रीलिम सिलेबस जो कि है जनरल स्टडीज 1, क्योंकि इसमें मैंने बताया 2 पेपर होगा 100 नंबर 100 क्वेश्चन वाला, 200 नंबर का। तो जो पहला पेपर आएगा उसके अंदर क्वेश्चंस को इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। बहुत सिंपल है ये, मतलब जेपीएससी से अच्छा सिलेबस किसी का नहीं है, क्योंकि इसमें एकदम सटीक तरीके से लिख दिया है कि 15 क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे, और उसमें भी फर्दर सब डिवीजन किया हुआ है कि एंशिएंट इंडिया से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिडाइवल इंडिया से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मॉडर्न इंडिया से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताइए, इतना अच्छे से कहीं कोई सिलेबस नहीं लिखा गया है। क्योंकि सिलेबस में अगर यूपीएससी का सिलेबस आप देखें, उसके अंदर सिर्फ लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम इतना पूछेंगे, प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब आपको जो पढ़ना है पढ़िए, क्योंकि इसमें प्री हिस्ट्री भी आपको पढ़ना होगा, इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना होगा, इसमें सब कुछ पढ़ना होगा। हाँ, ये इंडिया का हिस्ट्री, लेकिन यहां साफ साफ लिखा है कि तीनों सेगमेंट जो है उसका बराबर बराबर वेटेज है। एंशिएंट पढ़िए, मिडाइवल पढ़िए, मॉडर्न पढ़िए, और इसमें कहीं कोई प्री हिस्ट्री और वो सब चीजें नहीं दिया हुआ है आपको। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से हो गया आपका 15 क्वेश्चन। फिर आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से आएगा इसमें 10 क्वेश्चन। प्रीलिम्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन। तो पहला है जनरल ज्योग्राफी, इससे 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। दूसरा है फिजिकल ज्योग्राफी, इससे भी 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। थर्ड है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, 2 क्वेश्चन इससे आएगा। और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, जिसको हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहते हैं, उससे भी 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। सिंपल क्या है, जनरल ज्योग्राफी क्या है? जनरल ज्योग्राफी बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही पार्ट है, मतलब इसमें जनरल चीजें, कोई खास स्पेसिफिक नहीं। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आपको 4 चीजें पढ़ना पड़ सकता है। वैसे तो 3 है, लेकिन चौथा चीज भी इसमें आपको पढ़ना पड़ सकता है। पहला तो आपको जैसे जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी बेसिकली इंटीरियर ऑफ अर्थ, एक्सटीरियर ऑफ अर्थ के ऊपर सरफेस पे क्या फीचर है, उससे रिलेटेड चीज है। दूसरा है जैसे क्लाइमेट, क्लाइमेटोलॉजी। अब अर्थ का अगर आपने इंटीरियर देख लिया, उसके लेयर्स को समझ लिया, तो उसके एक्सटीरियर में भी लेयर है। क्योंकि अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ था तो तेजी से घूमने से के कारण जो डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसका डेंसिटी बहुत हाई होता है, वो सेंटर पे चले गए, और धीरे धीरे उसके लेयर में कम डेंसिटी वाले चीज़ों का अरेंजमेंट हो गया। तो कुछ गैसेस ऐसा था जिसका डेंसिटी बहुत ही कम था, तो वो सरफेस के भी बाहर है वो गैसेस, एंड वो क्लाइमेट का फॉर्म करती है, एटमॉस्फेयर का फॉर्म करती है। जो वोल्केनिज्म हुआ उससे बहुत सारा वाटर वेपर बाहर गया, कई तरीके के क्लाउड फॉर्मेशन किया, और एटमॉस्फेयर जो है इन सब का कंबाइंड नतीजा है। तो एटमॉस्फेयर को भी आपको जानना पड़ेगा क्लाइमेट के थ्रू, क्लाइमेटोलॉजी के थ्रू। उसी तरह है ओशियानोग्राफी, और उसी तरह थोड़ा सा सॉइल ज्योग्राफी भी। लेकिन सॉइल ज्योग्राफी बेसिकली बायो ज्योग्राफी का पार्ट होता है, लेकिन उसको आपको फिजिकल ज्योग्राफी में ही पढ़ना होगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो मोटा मोटा ज्योग्राफी में ऐसा है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसमें एग्रीकल्चर हो गया, जिसके अंदर पीडीएस सिस्टम हो गया, जिसके अंदर फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, जिसके अंदर एमएसपी हो गया, उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखने को मिल सकता है। दूसरा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ही जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनका लोकेशन कहाँ कहाँ है, इंडिया में कहाँ कहाँ है, दुनिया में कौन सा एरिया मिनरल रिच, वहाँ पे कौन सा मिनरल पाया जाता है, साथ ही साथ इंडस्ट्री कौन सा कहाँ पे पाया जाता है, उसका लोकेशन कहाँ है, कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है, वो सब भी क्वेश्चन। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी 2 क्वेश्चन आएगा इन सबसे। टेंशन मत लीजिए, सुनने में लग रहा है बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन क्वेश्चन का जो नेचर है ना बहुत ईजी है। वो यूपीएससी के जैसा ऐसा नहीं है कि बहुत टफ या फिर इनडेप्थ एनालिटिक्स वाला क्वेश्चन है। वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। फैक्ट पता है तो बना दीजिए उसको। क्लियर? अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और देखते हैं अगला क्या है सिलेबस में। अब तीसरा जो सेक्शन है वो वही है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो मैंने आपको पीछे बोला।
तो इसमें भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक्स तो पता होना चाहिए, सिविल सर्विसेज में आए हैं, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जानते हैं तब फिर कैसे, तब तो भगवान ही मालिक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन के सारे 22 पार्ट आप जान लीजिए। 22 पार्ट में से सारा पार्ट तो आपको पढ़ना नहीं है, 9 से 10 पार्ट ही ऐसा होता है जो आपको ठीक ठाक एग्जाम में जहाँ से याद रखने का जरूरत है। तो सारा आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसमें से कुछ ही ऐसे आर्टिकल होते हैं, 60 से 70 आर्टिकल ही ऐसा है जो काम का है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है, अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है, या किसी और भी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है पबैड एंड गुड गवर्नेंस। पबैड मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। तो इसके अंदर कुछ थिंकर्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में जिन्होंने समय समय पे काम किया, जैसे मैक्स वेबर एक थिंकर है। तो पब्लिक लाइफ में क्या मोरालिटी का डिफिनेशन है और पर्सनल लाइफ में क्या मोरालिटी का इन सब चीज़ों पे काम किया। तो वैसे वैसे कुछ कुछ थिंकर्स हैं जो आपको जानना चाहिए, और उनका थॉट प्रोसेस क्या था उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस जो है बेसिकली सरकार कैसे काम करती है, किस तरह के स्कीम्स लाती है, ओल्ड एज के लिए कैसे काम करती है, विमेन के लिए कैसे काम करती है, माइनॉरिटीज़ के लिए कैसे काम करती है, सबके लिए कुछ ना कुछ वो स्कीम वगैरह लेकर के आती है। तो गवर्नेंस से वैसा क्वेश्चन आ सकता है आपको। डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, ये संविधान का ही पार्ट 9 और 9A का क्वेश्चन है, जिसके अंदर जब 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद से डिसेंट्रलाइजेशन मतलब लोकल बॉडीज पे एम्फेसिस देने का कार्य किया गया था, उससे जुड़ा हुआ भी 2 क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान, ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो है आपको फिर से इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे सिर्फ 10 क्वेश्चन है। तो ये भी एक सेगमेंट है, जैसे बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमी वाला पार्ट है, जो एनसीईआरटी भी आप देखेंगे उसमें मैक्रो इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 2 जो बुक है उसको आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो उसमें से कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आप उठा के सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 4 क्वेश्चन उससे आएगा। दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज। अब जब से मिलेनियल डेवलपमेंट गोल जब से खत्म हुआ ना 2015 के, तो सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, 2030 तक ये चलने वाला है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत की कंसेप्ट है, क्योंकि देखिए इसको कैसे समझें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो चीज़ है, इसके लिए मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ, जैसे ये कोट के जैसा है कि मतलब एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। एनवायरनमेंट में जैसे एक टर्म है कि वी हैव बोरोड दिस एनवायरनमेंट नॉट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स बट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। मतलब हमने जो ये एनवायरनमेंट है ना अपने पूर्वजों से इनहेरिट नहीं किया है, अपने बच्चों से बोरो किया है। मतलब आपको हर हाल में फ्यूचर के बारे में सोचना है, पास्ट के बारे में नहीं कि उन लोगों ने तो क्लीन एनवायरनमेंट हमको दिया था, लेकिन अब के जो जनरेशन है वो अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। मान लीजिए ग्राउंड वाटर खत्म हो गया तो आने वाला जनरेशन क्या पिएगा, फिर पानी तो नहीं रहेगा वहाँ पे, पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स एकदम खराब हो जाएगा, तो आने वाले जनरेशन के लिए फिर क्या बचेगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें के वजह से सस्टेनेबिलिटी जो है वो हमेशा फ्यूचर से जुड़ा हुआ होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इश्यूज उससे जुड़े हुए जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तो की कंसेप्ट है इकोनॉमी का, कि 1990s का जो सोवियत एरा का जो क्रैश हुआ सोवियत यूनियन का, उसका जो इफेक्ट पड़ा इंडिया में, क्योंकि इंडिया भी थोड़ा सा सोवियत से अलाइंड था कोल्ड वॉर के टाइम पे, तो उसके वजह से भारत पे भी जो इम्पैक्ट पड़ा, भारत का भी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था चरमरा गया। तो जब ये कैपिटलिस्ट देशों के, कैपिटलिस्ट ग्रुप के पास गया उधार लेने के लिए, तो उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स कर दिए, इम्पोज कर दिया इंडिया के ऊपर, और उसके वजह से जो चीज़ें हुई। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछा जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, वहाँ से कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सोशल साइंस के बाद जो दूसरा यहाँ मेजर टॉपिक है वो आ जाता है साइंस एंड टेक। जैसे उसमें भी आपने देखा 15 क्वेश्चन, यहाँ भी आएगा आपको 15 क्वेश्चन। और ये जो 15 क्वेश्चन है वो किस तरह से, जैसे पहला तो है जनरल साइंस। हमेशा याद रखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ना वो 2 अलग अलग सब्जेक्ट है। ये साइंस है और ये टेक्नोलॉजी है, वो विज्ञान है और ये प्रौद्योगिकी है ना। ये जो आप देख रहे हैं ना, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, वेबसाइट पे जो हमारा पोस्ट डाला हुआ है, तो इसको आप हिंदी इंग्लिश दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे इसको जब क्लिक करेंगे हमारे वेबसाइट को तो हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन है, यही पोस्ट हिंदी में आ जाएगा, और नीचे प्रिंट का ऑप्शन है, डाउनलोड का भी ऑप्शन है, तो पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग आराम से।
तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर आपको मान लीजिए 15 क्वेश्चन जो है। तो पहला है जनरल साइंस, ये वाला पार्ट। जनरल साइंस जो है ना वो नेचर के जो लॉ हैं और उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं उनका पढ़ाई ज़्यादा है, जिसको हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंसेज से पढ़ सकते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पढ़ सकते हैं। तो ये जनरल साइंस जो है वो ज़्यादातर लॉज वाला या फिर प्रिंसिपल्स वाला मामला है ना। लेकिन जो टेक्नोलॉजी होता है वो अप्लाइड वाला है, अप्लाइड साइंसेज है वो। तो जो भी साइंस में प्रिंसिपल होते हैं उनका एप्लीकेशन जो है वो है टेक्नोलॉजी। तो एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के अंदर जो भी है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करना, प्रिसीजन फार्मिंग करना, ये सारा कुछ जो है उसके अंदर आपको दिखेगा सैटेलाइट के थ्रू जो हम लोग करते हैं। और भी चीज़ें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे 3 क्वेश्चन आएगा। बाद बाकी बहुत कुछ छोड़ दिया है, जैसे मान लीजिए नैनोटेक है, जैसे रोबोटिक्स है, और जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है। कुछ कुछ चीज़ों को नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आने का संभावना होता है 1-1, 2-2 नंबर का। उससे 2 नंबर का ही आएगा, 1-1 नंबर का कैसे आएगा? 2 नंबर का क्वेश्चन है तो प्रीलिम्स में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 6 क्वेश्चन उससे आएगा। यानी 15 × 2 30 नंबर का क्वेश्चन जो है ना वो सिर्फ साइंस से आएगा, और 30 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपको सोशल साइंस से आएगा। तो इन दोनों को हम ही पढ़ाएंगे यहाँ। तो आपको 60 नंबर जो है इधर से हम ही दिलाएंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन। पेपर 2 जो है, पेपर 2 पूरा झारखंड का ही पेपर है, लेकिन उसमें से पेपर 1 में भी 10 क्वेश्चन झारखंड का आता है। जो मैंने आपको बोला था कि दिस सेक्शन फोकसेस ऑन झारखंड हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज। झारखंड के अंदर जो भी ट्राइबल कल्चर है, क्योंकि ये ट्राइबल स्टेट, ट्राइब्स का यहाँ प्रेजेंस है, तो उनका जो भी कल्चर है उसको समझना पड़ेगा आपको जा करके। उनका जो भी इतिहास रहा है, झारखंड का अपना जो भी इतिहास, वैसे झारखंड का कोई एंशिएंट मिडाइवल उस तरह का कोई इतिहास नहीं है, क्योंकि झारखंड 2000 से पहले बिहार का ही पार्ट था। तो जो इतिहास आप पढ़ेंगे नॉर्मल बिहार, वो पाटलिपुत्र और मगध एंशिएंट पीरियड में वही रहेगा, मिडाइवल में वही रहेगा। मॉडर्न में आने के बाद जो झारखंड का जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, उन सब की वजह से थोड़ा सा ये झारखंड में चेंज होगा मॉडर्न पीरियड में। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी क्या टॉपिक्स हैं इसके अंदर। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, ठीक है। अब कुछ करंट इवेंट ऐसे होंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे, जो विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री, मतलब देश के अंदर जिसका इंपैक्ट पड़ता होगा, वैसा करंट इवेंट। दूसरा कुछ करंट इवेंट जो है वो इंटरनेशनल नेचर का है, इंटरनेशनल करंट इवेंट, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध। उसी तरह मान लीजिए कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और कहीं पे बमबारी हुआ, उसकी वजह से कोई क्रिटिकल चीज़ हो गई। जैसे एक बार नॉर्ड पाइपलाइन है जो जोड़ता है, गैस का एक पाइपलाइन है जो यूरोप और रूस के बीच में दोनों को जोड़ता है। तो नॉर्ड पाइपलाइन के ऊपर ही मतलब बम चल गया, तो उससे थोड़ा सा डैमेज हो गया, तो न्यूज़ में आ गया। तो उस तरह का भी कुछ न्यूज़ आएगा ना, तो एक एक लाइन का क्वेश्चन बनता है उससे। जियोपॉलिटिक्स आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा है एच में, जो आखिरी सेगमेंट है इसका, उसमें भी 15 क्वेश्चन है, लेकिन वो मिसलिनियस नेचर का है। ह्यूमन राइट्स, ये सब टॉपिक जो है यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। यूपीएससी में भर भर के क्वेश्चन होता है इनसे, यहाँ भी होगा। ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो ये यूपीएससी का एनवायरमेंटल इकोलॉजी का जो पेपर है वो बनता है। और यूपीएससी में जो एनवायरमेंटल इकोलॉजी है वो बेसिकली बायो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है वो। तो यहाँ जो आपको पढ़ना है बेसिकली वो ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी का एक्सटेंडेड, सॉइल के साथ साथ एनवायरमेंट भी उसको आपको पढ़ना होता है। तो बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये 3 चीज़ें आपको इसमें देखना होगा। एक टॉपिक छोड़ दिया है जो लिखा नहीं है, वो है पॉल्यूशन। लेकिन कैसे लिखेगा, क्योंकि 15 ही क्वेश्चन है तो पॉल्यूशन भी कहाँ से डालेगा। लेकिन क्लाइमेट चेंज के नाम पे उसमें पॉल्यूशन भी कभी कभी इंक्लूड कर देता है, क्योंकि पॉल्यूशन ही एक मेजर वजह है क्लाइमेट चेंज का। पॉल्यूशन के वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हो रही हैं, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो डरने की जरूरत नहीं, उससे क्वेश्चन आता है। अर्बनाइजेशन, ये इंडियन सोसाइटी का एक टॉपिक है। अर्बनाइजेशन कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ओल्ड एज पे, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है लोगों पे। जैसे अभी आप गांव जाएंगे तो गांव का स्ट्रक्चर पूरा बदला हुआ है। गांव में जब से स्मार्टफोन आया तो वहाँ भी एक तरीके का शहरीकरण, मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो शहरीकरण का है, वो वहाँ चला गया है। तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वहाँ पे, वो सब चीज़ें। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स, ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं। इतना सेगमेंट से क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स के अंदर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमने अब तक क्या देखा
कि पहले हमने जेपीएससी के बारे में थोड़ा सा बताया कैसे जेपीएससी सिलेक्शन करेगी। दूसरा ये था कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। तो प्रीलिम्स का सिलेबस हम लोगों को बाइफरकेट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जैसे यूपीसी में करना पड़ता है कि इंडियन हिस्ट्री लिख दिया है तो उसको एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न 3 चीज़ों में हम बांटते हैं, फिर अलग से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ क्या किया है, इन लोगों ने खुद ही बाइफरकेट कर दिया है। तो एकदम मज़ेदार सिलेबस है, आराम से इसको पढ़ पढ़ के पहले 5 क्वेश्चन के लिए पढ़िए, फिर अगला सेगमेंट 5 क्वेश्चन का तैयारी कीजिए कि ये 5 नहीं छूटना चाहिए, ये 5 नहीं छूटना चाहिए। इस तरह से कर करके आप पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और ज़बरदस्त आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस का ही खेल है ये पूरा। अब आते हैं घूम फिर करके मेंस के सिलेबस पे। तो मेंस के सिलेबस के लिए मैं आपको थोड़ा सा इधर लेके चलता हूँ, जो एक्चुअल मेंस का सिलेबस यहाँ से दिया हुआ है। जैसे यही आप जेपीएससी के वेबसाइट पे आएंगे तो ये 8वें नंबर पे सिलेबस वाले सेगमेंट में दिया हुआ है ना। 8वें नंबर पे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। यही सिलेबस मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से वो दिया हुआ है। एक बार और क्लिक करके देखते हैं इसको। जैसे हमने क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हुआ, और इस वाले सिलेबस को ऐसे ओपन करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब ये सिलेबस है, ये जो लिखा हुआ है ये प्रीलिम्स का सिलेबस है जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। तो उसमें जनरल स्टडीज 1 था, झारखंड वाला पोर्शन छोड़ दे रहे हैं क्योंकि झारखंड के बारे में आपको पता ही है, सदाना ऑफ झारखंड, यहाँ का ट्राइबल मूवमेंट्स जो भी चला, ट्राइबल अपराइजिंग्स जो हुआ, वही सब सारे के सारे टॉपिक हैं। उसमें CNT एक्ट, SPT एक्ट, पेपर 2 में वो सब टॉपिक है जो यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा थोड़ा सा अगर देखना चाहते हैं तो। जैसे मान लीजिए कि ये झारखंड का इतिहास, जिसके अंदर मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी, पढ़ा पंचायत, माझी परगना, मुंडा मानकी, वो सब सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। झारखंड आंदोलन, झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी कौन से हैं, ये सब लोग, स्वतंत्रता सेनानी, विभूति। तो पेपर 2 जो है दैट इज वेरी सिंपल, सिर्फ फैक्ट ही पढ़ना है उसके अंदर, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि एक राज्य जो है ना उसका इतिहास में बहुत कुछ डिटेल में डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है। हम लोग जो यूपीएससी में तैयारी कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का मतलब क्या है, राज्यों का ही इतिहास है अलग अलग ये। तो इसको जब एज अ होल पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा थोड़ा दिखेगा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, लेकिन जब किसी एक राज्य के इतिहास में आप जाएंगे तो बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेड, तो उनका इतिहास थोड़ा छोटा हो जाएगा। यूपीएससी इंडियन हिस्ट्री में हम लोग सारे राज्यों में देख रहे हैं कि ब्रिटिश सारे राज्यों में क्या कर रहा है, साउथ में क्या कर रहा है, नॉर्थ में क्या कर रहा है, उसके वजह से उनका सिलेबस बड़ा है ना। तो इनका सिलेबस जेपीएससी में या बीपीएससी किसी का भी छोटा होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग मेंस के सिलेबस पे चलते हैं और मेंस का सिलेबस देखते हैं किस तरह से है। जैसे पहला मैंने बोला कि जो पहला पार्ट आता है मेंस में वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आता है, 50-50 नंबर का आएगा। इस 50-50 नंबर में निबंध 15 नंबर का आएगा, व्याकरण 15 नंबर, वाक्य विन्यास, वाक्य बनाने आता है कि नहीं वो 15 नंबर, और संक्षेपण, समराइज करना किसी भी चीज को, प्रिसिस लिखना, प्रिसिस राइटिंग जिसको कहते हैं, वो आएगा 10 नंबर का आपको। उसी तरह इंग्लिश में भी सेम चीज है, ऊपर का नीचे, एसे, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसिस राइटिंग। तो 50 नंबर यहाँ हो गया। यहाँ पर 30% नंबर भी लाएंगे तो चल जाएगा, कहीं लिखा ही होगा कि 30 नंबर आपको लेकर के आना है, 30 मार्क्स। अब आइए जो उसका लैंग्वेज पेपर है, देखिए अब जो पेपर 2 है दैट इज लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर। तो इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिए और उससे आप यहाँ का एग्जाम दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए नागपुरी लैंग्वेज है, कुरुख लैंग्वेज है, कुरमाली है, खोटा है, कोई भी एक लैंग्वेज दीजिए जो आपको ईजी लगता है। क्योंकि लैंग्वेज का जब स्पेशली एग्जाम होने लगेगा तो लैंग्वेज थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल पे ही आपको सीखना होगा। उसका लैंग्वेज का आप सिलेबस देखिएगा, यहाँ से लेकर के नीचे तक पूरा लैंग्वेज का ही सिलेबस दिया हुआ है। उसके अंदर का लिटरेचर पढ़ना होगा, उसके अंदर जो भी कविताएं हैं, उसके अंदर जो भी थिंकर आया लिटरेचर में, वो सारा कुछ, वो हल्के में नहीं लेना है उसको। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है ना, ये नहीं कि हिंदी और इंग्लिश लेने लगे, वो सब बहुत वास्ट है। अगर ये सब पेपर आप लेंगे तो इनमें क्या है, बहुत ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंटेड नहीं था, तो बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, इसलिए आप आसानी से क्लियर कर जाएंगे, क्वेश्चन भी उतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये था पेपर 2। अब आता है यहाँ से लेकर के इस सिलेबस में पूरा पेपर 2 के ही बारे में लिखा हुआ है कि उड़िया का पाठ्यक्रम का, उड़िया इसलिए दिया है, देखिए उड़िया कोई ऐसा उड़ीसा का भाषा नहीं है। झारखंड और उड़ीसा एक बॉर्डर है, बॉर्डर शेयर करता है। तो जब भी आप बॉर्डर एरियाज में जाएंगे ना, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से निकले रांची स्टेशन से, फिर इधर हटिया की तरफ निकले और उड़ीसा जाने वाले रोड में आएंगे, तो बानो, कर्रा, लोधमा, ये सब जब करते जाएंगे ना, जब वो थोड़ा उड़ीसा बॉर्डर, झारखंड ही रहेगा लेकिन जब उड़ीसा बॉर्डर आ जाएगा तो लोग उड़िया बोलते हैं, या वहाँ का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा दोनों का मिक्स हो जाएगा। फिर उड़ीसा में आएंगे तो
आपको लगेगा कि थोड़ा सा झारखंडी मिक्स है बॉर्डर एरिया में, इसलिए आपको यहाँ पे उड़िया लैंग्वेज, अगर उस स्टेट में आपका जॉब लग जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब लगेगा जो उड़ीसा के बॉर्डर पे है, तो उड़िया लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन उड़ीसा से होगा। इसलिए इस तरह का लैंग्वेज आपको सीखना ज़रूरी है, दिया हुआ है ना। और अगर आप उस तरफ काम करने के इच्छुक हैं तो उड़िया सीख के जाइए, क्योंकि वहाँ आप बताएंगे ना कि हमको ये लैंग्वेज पता है, तो प्रेफरेंस मिलेगा आपको। चलिए एनीवे, तो अब हम लोग डायरेक्ट नीचे आते हैं, क्योंकि ये सब लैंग्वेज का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक्चुअल सिलेबस जो हमने रखा है। सीधे नीचे आते हैं, देखते हैं ढूंढ करके कि कहाँ दिया है। अब आ गया आपका पेपर 3, वो पेपर 1 था इंग्लिश और हिंदी, पेपर 2 जो है वो था आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब जो ये पेपर 3 है ये सोशल साइंसेज है, पीछे भी हमने बात किया, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी 2 पेपर्स था। तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी 2 पेपर, टाइम 3 घंटे का मिलेगा, टोटल मार्क्स 200 है ना। अब इसको भी आप यहाँ डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि ईच ऑफ ये द क्वेश्चन पेपर ऑफ सोशल साइंस शैल हैव 2 डिस्टिंक्ट सेक्शंस, वन ऑफ हिस्ट्री एंड अदर वन ऑफ ज्योग्राफी, ईच ऑफ 100 मार्क्स। मतलब जो 200 नंबर का पेपर है 2 पेपर में डिवाइडेड है, एक है ज्योग्राफी एक है हिस्ट्री। ज्योग्राफी 100 नंबर का, हिस्ट्री 100 नंबर का। और इसके अंदर भी रेशियो बनाया हुआ है कि 10 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू आएगा और 2 क्वेश्चन आपको आएगा, वैसे तो 4 आता है, 4 में से 2 लिखना पड़ता है, 2 क्वेश्चन आपको आएगा जो 40-40 नंबर का रहेगा सब्जेक्टिव। तो 2 क्वेश्चन हिस्ट्री में लिखना है, 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी में लिखना है, तो टोटल 4 लिखा आपने, और जो बाकी का नंबर हुआ वो हुआ ऑब्जेक्टिव। एमसीक्यू 10 क्वेश्चन हिस्ट्री में भी आएगा और 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी आएगा, तो उस तरह से 100-100 नंबर। सिलेबस देखते हैं, सिलेबस देखिए कितने अच्छे से लिखा हुआ है ये सिलेबस, कि देखिए हिस्ट्री में जो 100 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा सेक्शन ए में, तो एंशिएंट पीरियड ए है। एंशिएंट पीरियड के अंदर सिलेबस प्रॉपरली डिफाइंड है, जैसे कैसे डिफाइन किया हुआ है यहां देखिए, इसमें लिखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है, तो ओरिजिन पढ़िए, एंटीक्विटी कितना पुराना है, जो मैंने आपको कल के या परसों के क्लास में जो अपलोड हुआ था उसमें दिखाया था कि वो कितना पुराना है, उसका कौन कौन सा फेजेज आया था, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, लेट हड़प्पन फेज, वो उसका एंटीक्विटी था। एक्सटेंट ऑथरशिप, एक्सटेंट मतलब कहां से कहां फैलाओ, और मेन फीचर, इस वाले सेगमेंट से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आता है। मेन फीचर जो है ना, वो एंशिएंट में जो 5 क्वेश्चन आना है, वहां इंडस वैली का क्वेश्चन उठाना होगा तो यहीं से उठाता है कि रिजर्वोयर कहाँ बना है, तो रिजर्वोयर धोलावीरा में है। कौन सा साइट जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो धोलावीरा ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो उस तरह का क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। दूसरा जो टॉपिक दिया है ऑरिजिन ऑफ आर्यंस, तीसरा एंटीक्विटी एंड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ वैदिक लिटरेचर, ये अलग से हम आपको पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से कि किस तरह से स्ट्रेटिफाइड है लिटरेचर यहाँ पे। अब क्या है कि सारा सिलेबस को मैं बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक सिंपल सा मैं आपको समझा रहा हूं कि जितना इसमें लिखा है उसके बियॉन्ड एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना पीटी में आएगा ना मेंस में आएगा। पीटी में भी टॉपिक उठाएगा तो इन्हीं सबसे टॉपिक उठाता है, जैसे 5 क्वेश्चन एंशिएंट का बनाना है तो इस एंशिएंट पीरियड में से ही टॉपिक उठा के रखता है वो। तो कुछ नहीं पढ़ना है, और हम लोग जो नोट्स देंगे आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है, क्योंकि एडवांस नोट्स में हम लोग यही सब लिखेंगे कि कौन सा टॉपिक जो है मोस्ट प्रोबेबल आने वाला है आपका एग्जाम में। ठीक है, तो इसी तरह सिलेबस में आपको यहाँ पे दिया हुआ है मिडाइवल का सिलेबस, कि मिडाइवल में जितना टॉपिक दिया हुआ है बस उतना ही आपको पढ़ना है। अरब इन्वेजन दिया है तो अरब इन्वेजन पढ़िए, जो 2 बार हुआ था, 711 वाला, 712 वाला, एक बार 630-32 के आसपास भी अरब इन्वेजन हुआ था, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। 630-32 680 के आसपास अरब इन्वेजन हुआ था, वो आपको नहीं पढ़ना है, फेल्ड था। गजनी का इन्वेजन, दिल्ली का सल्तनत, दिल्ली के सल्तनत में मार्केट एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, 5 अलग अलग डायनेस्टी ने रूल किया दिल्ली के सल्तनत में, लेकिन नाम लिखा है खिलजी और तुगलक का ही नीचे, यूटोपियन पॉलिसीज ऑफ तुगलक। तो आप खिलजी को इंपॉर्टेंस देके पढ़िए, तुगलक को इंपॉर्टेंस देके पढ़िए, यही सब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट कि डिस्क्राइब। तुगलक का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, खिलजी का भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो हम लोग इसमें से सेग्रीगेट कर लेंगे कौन कौन सा एग्जाम में आने वाला है। मॉडर्न पीरियड भी सिंपल सा वही है कि सारी चीज़ें दी हुई है, इसको पढ़िए।
और A to Z मैं आपको लाइन बाय लाइन सारा का सारा सिलेबस मैं यहाँ से बताते चलूँगा। फिर है जो डी सेगमेंट है, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, जिसमें आदि धर्म या जो यहाँ का सरनाइज्म है, सरना कल्ट जो है, उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। सदान जो है, झारखंड में सदान किसको कहते हैं, कौन से ऐसे जो ग्रुप हैं, कास्ट हैं, वो सदान में आते हैं, कौन से ऐसे कास्ट हैं जो पहले सदान में थे अब वो SC में या ST कैटेगरी में चले गए। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पढ़ना होगा। ट्राइबल रिवोल्ट्स, वो सब। सेक्शन बी ज्योग्राफी, उसी तरह फिजिकल ज्योग्राफी, जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स जो थ्योरीज दिया गया था जियोमॉर्फोलॉजी में, वो सारा कुछ, कि किस तरह से ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ हुआ, इंटीरियर हुआ, प्लेट टेक्टोनिक, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इस तरह का थ्योरी, पैलियोमैग्नेटिज्म, जो ये सब थ्योरीज आती है ना एक बल्क में, आपको आराम से उसको पढ़ना होगा। यहाँ दिक्कत यह है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ पढ़ के काम नहीं, अगर इसको आप पढ़ने जाएंगे तो जैसे मान लीजिए सिर्फ वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ लेंगे तो नहीं होने वाला है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, भले लिखा नहीं है लेकिन पढ़ना होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि जो लिखा है सिर्फ हम उतना ही पढ़ के जाएंगे, एक्सपेक्ट करेंगे एग्जाम में आएगा, नहीं। ऐसा किस लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो फेल्यूर है वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग उसको सॉल्व करेगा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से जो समझ में नहीं आ रहा था, फाइनली प्लेट टेक्टोनिक उसको सॉल्व करेगा। तो आपस में इनका इंटरकनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देखने जा रहे हैं तो आर्थर होम्स का कन्वेक्शन सेल का थ्योरी भी समझना जरूरी है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि सी फ्लोर का स्प्रेडिंग क्यों होता है। ये बेसिक से छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है ज्योग्राफी में, ठीक है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, बहुत आसान टॉपिक, ठीक है। देखने में लग रहा है इतना बड़ा सा सिलेबस, पढ़ने जाएंगे तो तुरंत खत्म हो जाएगा। ज्योग्राफी आपका 15 दिन में खत्म हो जाएगा, इतना छोटा सा सिलेबस है वो, है ना। चलिए, एनीवे और भी चीजें हम लोग देखते हैं। जो यहाँ पे नीचे का जो मैंने बोला, बायो ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन, नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी में ही आ जाएगा सॉइल ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी का भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, सेटलमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, वो सारा कुछ। अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं करना है, बिकॉज एग्जाम में आपको पता नहीं है किस वाले टॉपिक को उठा के क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन हमेशा इन्हीं में से किसी टॉपिक से आएगा जो लिखा हुआ है, बाहर से नहीं आएगा, लेकिन किससे आएगा वो तो नहीं पता, तो सबको पढ़ेंगे हम लोग। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, वो सारा कुछ। अब देखिए यहाँ आता है पेपर 4, जो मैंने बोला। अब तक हमने 3 पेपर डिस्कस किया। पहला ये था जो आपका हिंदी एंड इंग्लिश का पेपर था, वो भी लैंग्वेज ही पेपर, लेकिन हिंदी इंग्लिश। दूसरा पेपर था लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिसमें आपको मैंने सजेस्ट किया कि 2-4 लैंग्वेज आप जो यहाँ झारखंड में बोला था वो ले लीजिएगा। तीसरा जो था सोशल साइंस का पेपर था, और चौथा जो पेपर है तो ये भी सोशल साइंस के ही दुनिया का, लेकिन ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, क्योंकि पॉल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस उसका पेपर है। तो इसमें जो भी दिया होगा सिलेबस उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। पेपर 5 क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, स्लाइड चेंजेस है। मैंने प्रिंसिपल वही है कि कुछ MCQ पूछना, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना, लेकिन चेंजेस क्या है, एक सब्जेक्ट ज़्यादा है इसमें, 1-2 सब्जेक्ट। तो जैसे ये जो क्वेश्चन पेपर है इंडियन इकोनॉमी का, वो डिवाइडेड है 5 सेक्शन में। जैसे सेक्शन ए हो गया, मान लीजिए MCQ हो गया, सेक्शन B से आगे शुरू होगा तो इकोनॉमी, वो सब चीज़ें करते हुए चलते जाएंगे। तो ये जो सेक्शन है, द क्वेश्चन पेपर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन सस्टेनेबल शैल कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शन। सेक्शन 1 शैल बी कंपल्सरी। सेक्शन 1 मतलब जो आपका MCQ वाला सेक्शन है, एंड दिस सेक्शन शैल कंटेन 20 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन वहां पे रहेगा। ये वही चीज दिया हुआ है। और जो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 मार्क्स लगा लीजिएगा तो 40 क्वेश्चन। बाद बाकी क्या किया है, वो जो 20 क्वेश्चन है ना, उसके अंदर भी अलग अलग सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ रहा है। जैसे वो 20 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन ग्रुप ए से, 6 क्वेश्चन ग्रुप बी से, 4 ग्रुप सी से एंड 4 ग्रुप डी से आएगा। ठीक, अब वो देखते हैं हम लोग किस तरह से सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है और ग्रुपिंग्स बनाया हुआ है। जैसे देखिए, ग्रुप ए जो है वो है इकोनॉमी। ग्रुप ए का मतलब इकोनॉमी, जिसके अंदर इकोनॉमी का बेसिक चीजें आपको पढ़ना रहेगा। ग्रुप बी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो पीछे मैंने देखा आपको। तीसरा जो है वो है ग्रुप सी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि टॉपिक इकोनॉमी का ही है तो अलग अलग ग्रुप, ये तीनों ग्रुप लगभग इकोनॉमी का ही
अलग अलग चैप्टर्स है। सस्टेनेबिलिटी भी वहीं इकोनॉमी का कंसेप्ट है, और ग्रुप सी ये भी इकोनॉमी का ही कंसेप्ट है, इकोनॉमिक रिफॉर्म, नेचर एंड वो। ग्रुप डी देखते हैं। अब जो ग्रुप डी है वो है इकोनॉमी ऑफ झारखंड, झारखंड इकोनॉमी। वेरी सिंपल, कुछ नोट्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, इसी वाले साइट पे आइएगा, वहाँ झारखंड इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। जो बजट है झारखंड का उसका भी समरी वहाँ पे दिया हुआ है, उसको पढ़ के आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जो इकोनॉमिक सर्वे है झारखंड का उसका भी उसके अंदर समरी किया हुआ है, तो वो सब पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा कैसा होता है झारखंड इकोनॉमी। ठीक है, इसमें जितने सेक्टर हैं झारखंड के अंदर, जितना योजनाएं हैं, वो सारा कुछ इसमें कवर होता है। अब देखिए पेपर 6, तो आपने देखा उसमें 4 सेक्शन आप समझ गए, ABCD, और उनसे जो MCQ भी आएगा और उनसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा जो आपको अलग अलग सॉल्व करना होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 32 नंबर का उसमें होगा, क्योंकि 4 पेपर है उसके अंदर। तो पेपर 6, अब देखिए जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। अब जनरल साइंस वाला कैसे है, तो ये जो पेपर है जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, इसके अंदर भी 6 सेक्शन है। सेक्शन 1 और बाकी का 5 सेक्शन। सेक्शन 1 में क्या है कि जो वही MCQ दिया हुआ है, MCQ मतलब 20 क्वेश्चन MCQ का, 2-2 नंबर का क्वेश्चन, और वो जो MCQ रहेगा उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग से कैटेगराइज किया हुआ है बाकी सारे सेक्शन का। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग। अब इसके सेक्शन देखते हैं क्या क्या है। जैसे A में जो है वो फिजिक्स है, फिजिकल साइंसेस, सिस्टम और बहुत बेसिक लेवल का फिजिक्स, जो फिजिक्स आप पढ़ते होंगे 9th 10th में, मैंने उसी लेवल का फिजिक्स है ये, कहीं पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। और जो क्वेश्चन आएगा एकदम आसान, बहुत आसान क्वेश्चन, कि वर्क डन क्या है, वर्क क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। और आंसर भी जो फिजिक्स वाला लिखना है वो भी आपको 300 वर्ड में उसका आंसर आप लिख सकते हैं, 600 वर्ड में नहीं लिखना है, क्योंकि उतना लंबा लिख ही नहीं पाइएगा आप। साउंड के बारे में क्या पता है, साउंड के बारे में तो इंसान को इतना नॉलेज है पोस्ट कार्ड पे लिख के खत्म हो जाएगा। साउंड के बारे में इंसानियत में कुछ नहीं जानता है, सबसे कम रिसर्च साउंड पे ही हुआ है। वो तो टेक्स्ट बुक में जबरदस्ती हम लोग भरे रहते हैं साउंड को, साउंड के बारे में कुछ नहीं पता है, फ्रीक्वेंसी पता है और क्या पता है, वेव पता है। तो ये देखिए, फिर हम लोग आगे ग्रुप बी होगा लाइफ साइंसेज, जो मैंने बायोलॉजी वाला पार्ट है, जिसके अंदर बायोमोलिक्यूल, सेल रिप्रोडक्शन, सेल साइकिल, वो सब चीज। ग्रुप सी एग्रीकल्चरल साइंस, एग्रीकल्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है, जो अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं झारखंड के, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो ये डरने का जरूरत नहीं है, जैसे दुनिया में हर जगह वैसा एग्रो क्लाइमेटिक जोन, क्लाइमेट जैसा रहेगा एग्रीकल्चर वैसा ही ना होगा। अगर आपके पास रेनफॉल कम है तो आप ड्राईलैंड फार्मिंग ही करेंगे ना, उसके अंदर वैसा क्रॉप्स लगाएंगे जो वाटर इंटेंसिव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप एकदम सूखा पड़ा हुआ है, उसमें जाके चावल का खेती कर देंगे, खरीफ क्रॉप। अब चावल में 1 किलो चावल उपजाने के लिए आपको 4000 लीटर पानी लगेगा, तो कहाँ से वो उपजा पाएंगे। तो उसके लिए ज्वार, बाजरा, ये सब हम लोग लगाएंगे, जो थोड़ा सा कोर्स ग्रेन है लेकिन पानी कम लगता है उसके अंदर। कोर्स ग्रेन राबी और खरीफ दोनों सीजन में आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा क्लाइमेटिक जोन और एग्रो क्लाइमेटिक जोन को समझेंगे। झारखंड के अंदर वैसा कौन कौन सा जोन किया हुआ है उसको भी हम लोग समझेंगे। एक तो पूरा दुनिया के अंदर वैसा जोन किया जाता है, बायोम्स, रेल्म्स बनाया जाता है। उसके बाद एक देश के अंदर अलग अलग कैटेगराइजेशन किया जाता है, और राज्य है तो उसके अंदर भी अलग अलग लोकल क्लाइमेट के हिसाब से और लोकल वेदर पैटर्न्स को देख करके भी क्लाइमेटिक जोन बनाया जाता है, क्योंकि लोकल वेदर फिनोमेना भी कोई चीज़ होता है। मेघालय में आप देखेंगे हमेशा बारिश होता रहता है सालों भर, क्यों होता है? लोकल वेदर फिनोमेना, फनलिंग इफेक्ट की वजह से बारिश होता है वहाँ पे, है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ आपको पढ़ना है। ये सब आपका सेक्शन सी, ग्रुप सी, ग्रुप नहीं है, सेक्शन नहीं है, ग्रुप के नाम से लिखा हुआ है ना। ग्रुप डी एनवायरमेंटल साइंस, बहुत इजी टॉपिक्स यहाँ पे होगा, क्योंकि ये ना तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है ना उससे जुड़ा हुआ कोई मामला है। तो आपको 4 सेगमेंट होता ही है इसमें, पॉल्यूशन, और आपको मिल जाएगा फिर उसका बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, और फिर एनवायरमेंट का बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशन, वो जानना चाहिए, है ना। ग्रुप ई साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसमें आपको वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, उस तरह का क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलेगा, इंटरनेट का टेक्नोलॉजी, आईटी। तो ये हो गए आपके सारे सेक्शंस खत्म। तो जो चीज़ें थी जो मैंने आपको पीछे बताया कि टोटल कितना है इसके अंदर, मतलब अगर उसको समराइज करके लिख लें कि आज हमने क्या क्या सीखा इस वाले वीडियो में, तो बहुत कुछ नहीं सीखा, लेकिन
जैसे पहला मैंने आपको बताया कि जेपीएससी किस तरह से एग्ज़ाम लेती है, क्या रिक्रूटमेंट करती है। दूसरा मैंने बताया एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो एग्ज़ाम पैटर्न वही पीटी, मेंस, इंटरव्यू और इस तरह से होगा। पर्सनालिटी टेस्ट उसको कह सकते हैं। ये 3 स्टेजेस होंगे। पीटी का अपना सिलेबस दिया हुआ है और पीटी में जो क्वेश्चंस आएंगे 2 सेट ऑफ क्वेश्चन होगा। पेपर 1 मॉर्निंग में होगा, पेपर 2 बाद में होगा। 200 नंबर का दोनों होगा। दोनों में अच्छा नंबर लाएंगे तभी सिलेक्शन होगा। पेपर 1 जनरल स्टडीज है, पेपर 2 जो है वो झारखंड का पेपर है। मेंस में टोटल 6 पेपर है। 6 पेपर में से जो पहला वाला पेपर है हिंदी इंग्लिश का, उसका नंबर नहीं जुटेगा, बाकी सबका नंबर जुटेगा। तो दूसरा पेपर जो है लैंग्वेज का, उसका 150 नंबर का आएगा। तीसरा पेपर सोशल साइंसेज का है, वो 200 नंबर का है। चौथा पेपर, पांचवा पेपर, छठा पेपर सब 200 नंबर का है। कुल मिलाकर के 950 नंबर का ये मेरिट लिस्ट में ऐड होने के लिए जाएगा। 950 नंबर टोटल। और आखिरी जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो भी 100 नंबर का है। इसके अंदर नॉलेज नहीं, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो 950 प्लस 100 1050, यानी कुल आपका 1050 नंबर पे मेरिट बनेगा। इसमें आप 50% 55% नंबर लाएंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। चलिए, और जो भी डाउट्स होगा आप लिखते रहिएगा, कमेंट में हमको बताते रहिएगा और फिर हम लोग अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। अब तक के लिए थैंक यू।